हर वक्त हाथ जोड़ करके खड़े रहने वाले जगदीप धनखड़ जी की मक्खन पॉलिश वाली नीति आखिरकार काम नहीं आई। जैसे ही उन्होंने अपने जाट वाले तेवर दिखाए, उनकी घर वापसी बीजेपी ने करा दी है। और ये घर वापसी इतनी खतरनाक थी कि बेचारे धनखड़ का फेयरवेल तक नहीं हुआ। कैसे एक फोन कॉल के बाद धनखड़ इस्तीफा देने पे मजबूर हुए, धनखड़ साहब की फोन पे किससे काफी देर तक हॉट टॉक हुई और क्यों जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि धनखड़ के इस्तीफे में कौन सा बड़ा पेंच फंसा हुआ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, 21 जुलाई को जब मानसून सत्र का आगाज हुआ तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन अपनी कुर्सी पे विराजमान थे। दिन की शुरुआत में उन्होंने विपक्ष के 68 सांसदों को नोटिस उनको स्वीकार किया, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग थी। वहीं जस्टिस वर्मा, जिनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, धनखड़ का ये फैसला बीजेपी और जेपी नड्डा को बिल्कुल रास नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोकसभा में सरकार खुद इस मुद्दे पे अपनी पीठ थपथपाने की तैयारी में थी। धनखड़ ने विपक्ष की नोटिस को तुरंत स्वीकार कर लिया, जिसमें एनडीए का सारा प्लान चौपट हो गया। शाम को 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएसी की दूसरी मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, गायब थे। बिना किसी सूचना के धनखड़ साहब को ये बेइज्जती लगी। फिर रात को एक फोन आया। कौन था फोन पे, ये तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन सूत्रों की माने तो ये कॉल इतना तीखा था कि धनखड़ और फोन करने वाले के बीच में जम के बहस हुई और बस कुछ घंटे बाद धनखड़ का इस्तीफा सामने आ गया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कहा जा रहा है कि धनखड़ का ये फैसला जस्टिस वर्मा केस में विपक्ष का साथ देने की वजह से लिया गया। बीजेपी को लगा कि धनखड़ ने उनकी साख पे बच्चा लगा दिया। नड्डा ने तो पहले ही सदन में वो कह चुके थे कि केवल वही रिकॉर्ड पे जाएंगे तो मैं कहूंगा। ये बात धनखड़ के लिए नहीं, विपक्ष के लिए थी, ऐसा नड्डा का दावा है। लेकिन धनखड़ को ये बात दिल पे लग गई और फिर इस्तीफे की स्क्रिप्ट लिख दी गई। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल वैसे तो कोई खास ऐतिहासिक नहीं रहा, लेकिन हाँ, वो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 2022 में जब वो उपराष्ट्रपति बने तब बीजेपी ने उन्हें किसान पुत्र और प्रेरणादायक बताया था, लेकिन उनके तेवर और फैसले हमेशा विवादों में रहे। खास के सुप्रीम कोर्ट और संविधान पे उनकी टिप्पणियां, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट पे तंज कसते थे। एनजेएसी एक्ट को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोसने थे, कहते थे कि जज लोग सुपर पार्लियामेंट बन रहे हैं। 2025 में तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी धनखड़ ने तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 142 लोकतंत्र के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार है। ये बात बीजेपी की लाइन से मिलती थी, लेकिन फिर भी धनखड़ आरएसएस के नहीं थे। वो बार बार आरएसएस के होने का दावा करते थे, लेकिन उस एक फोन कॉल ने उनकी सारी पोल खोल दी। शायद उस कॉल में यही कहा गया होगा कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, और धनखड़ साहब इस्तीफा देके चुपके से निकल गए। धनखड़ की निष्पक्षता की बात करें तो वो हमेशा बीजेपी के साथ खड़े दिखे, लेकिन जस्टिस वर्मा केस में उन्होंने विपक्ष का साथ दे दिया। ये बात बीजेपी को चुभ गई। सूत्रों का कहना है कि धनखड़ को मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। आखिरकार उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। तो क्या ये सब बीजेपी का गेम प्लान था? जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू की बीएसी मीटिंग से गैर हाजिरी कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये एक सोचा समझा दाव था। धनखड़ को सबक सिखाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। नड्डा का वो बयान केवल जो कहूंगा वही रिकॉर्ड्स पे जाएगा, सीधे सीधे धनखड़ की बेइज्जती थी और उस फोन कॉल ने सारी कहानी को खत्म कर दिया। आपको बता दूं कि कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि धनखड़ जी के जाने से बीजेपी और पीएम साहब गमगीन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जब धनखड़ का इस्तीफा फाइनल हुआ तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में हुई। सारे बड़े नेता हंसी ठिठोली करते दिखे। मीटिंग में अमित शाह, एस जयशंकर, शिवराज सिंह चौहान, किरेन रिजिजू सब मौजूद थे। ये मीटिंग धनखड़ के इस्तीफे के बाद नया उपराष्ट्रपति बनाने के लिए थी। नामों में डिप्टी चेयरमैन हरिवंश का नाम सबसे आगे है। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में धनखड़ का इस्तीफा कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। विपक्ष का कहना है कि धनखड़ की निष्पक्षता बीजेपी को पसंद नहीं आई। पप्पू यादव ने तो इसे बीजेपी की साजिश तक कह दिया। उनका दावा है कि धनखड़ को इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो बीजेपी की कठपुतली नहीं बने। जगदीप धनखड़ कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाना में जन्मे धनखड़ एक किसान पुत्र थे। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पढ़ाई, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से बीएससी और एलएलबी। 1979 में राजस्थान बार काउंसिल में वकालत शुरू की। 1990 में राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बने।
उनकी राजनीतिक यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं। 1989 में जनता दल से झुंझुनू से लोकसभा सांसद बने। 1991 में कांग्रेस में शामिल हुए लेकिन अजमेर से हार गए। 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से विधायक रहे। 2003 में बीजेपी में आए। 2019 में पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने, जहां ममता बनर्जी से उनकी खूब ठनी। 2022 में बीजेपी ने उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और वो 528 वोटों से जीते, लेकिन उनकी चमक धमक ज्यादा दिन नहीं टिकी। सुप्रीम कोर्ट से उनकी तनातनी, आरएसएस से दूरी और बीजेपी की सियासत ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। धनखड़ का इस्तीफा ठीक मानसून सत्र के पहले दिन आया। सुबह वो राज्यसभा में चेयरमैन थे, दोपहर को बीएससी मीटिंग चेयर की और रात तक इस्तीफा दे चुके थे। टाइमिंग देखिए कि ठीक जब विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और बिहार विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटर के मुद्दे पे सरकार को घेर रहा था, क्या ये महज इत्तेफाक था या बीजेपी का मास्टर प्लान? कांग्रेस के जयराम रमेश का कहना है कि धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा गहरी सियासत का नतीजा था। वो कहते हैं कि दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे नड्डा और रिजिजू को गायब कर दिया और वो फोन कॉल शायद वही आखिरी कॉल थी। विपक्ष का दावा है कि धनखड़ को इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो बीजेपी की लाइन से हटके चल रहे थे, लेकिन बीजेपी इसे सिरे से खारिज करती है। नड्डा कहते हैं कि हमने वीपी ऑफिस को मीटिंग में ना आने की सूचना दे दी थी, लेकिन धनखड़ को ये बात चुभ गई। कांग्रेस का कहना है कि धनखड़ ने हमेशा विपक्ष को जगह देने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी को रास नहीं आया और वो फोन कॉल शायद वो आखिरी चेतावनी थी कि लाइन में आओ वरना आउट, और धनखड़ ने लाइन तोड़ दी। एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि फोन केंद्रीय कॉल था और पहले तर्क वितर्क हुआ, फिर धनखड़ और केंद्र के बीच बातचीत इतनी गंभीर हो गई कि उसमें तर्क वितर्क से आगे की स्थिति पैदा हो गई। फोन पे कॉल इतनी तेज थी कि ऐसा लगा कि जैसे संविधान और सत्ता के बीच सीधी कुश्ती चल रही हो। फर्क सिर्फ इतना था कि रेफरी खुद अखाड़े में उतर गया। आपको बता दें कि बीते सत्र में विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा, लेकिन वो खारिज हो गया। नियमित अभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था, लेकिन धनखड़ को बगावत की सुगबुगाहट महसूस हो चुकी थी। अब जरा सोचिए दोस्तों कि देश के उपराष्ट्रपति को अगर अपने ही संस्थागत अस्तित्व पे भरोसा ना रह जाए तो वो स्वास्थ्य कारण ही बताएगा ना। तो इस तरह से अचानक जगदीप धनखड़ की फोन वाली कहानी खत्म हो गई। एक फोन कॉल, एक गर्मा गर्म बहस और फिर इस्तीफा हो गया। आपको बता दूं कि ये कोई साधारण इस्तीफा नहीं था, ये बीजेपी की सियासत का हिस्सा था। धनखड़ जो आरएसएस के होने का दावा करते थे, आखिरकार बीजेपी के सामने झुक गए। लेकिन सवाल बाकी है कि क्या धनखड़ सचमुच बीमार थे या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिख दीजिएगा। और हाँ, ये बस शुरुआत है, बीजेपी अब नया चेहरा लाएगी। लेकिन धनखड़ का इस्तीफा भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया है। क्या ये स्वास्थ्य कारण था या सियासी खेल? ये सवाल अब भी अनसुलझा है और जब खुलासा हो तो कहानी बदल चुकी हो।